हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है भौतिक जगत। जी हां, केवल एक ही वीडियो में प्यारे बच्चों फिजिकल वर्ल्ड को केवल एक ही वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल पूरी आपको सीरीज चलाई जाएगी। बायोलॉजी आपको 11th चैप्टर तक कंप्लीट ही करा दिया गया है, टेंथ चैप्टर तक 11th, और उसके बाद जो भी आपके 11 और चैप्टर बचे हैं उसका भी अब जल्द ही आपको सीरीज स्टार्ट होने वाला है। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है चैप्टर 1 का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है यस केमिस्ट्री, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा इसका पीडीएफ। जी हाँ, वो भी फ्री में पूरा इसका पीडीएफ हमारे आप टेलीग्राम चैनल यस केमिस्ट्री से जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरे प्यारे लाडलो दिया गया है, तो जाके वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर 1 है क्या है फिजिक्स का, तो है भौतिक जगत, बोले तो फिजिकल वर्ल्ड। प्यारे बच्चों चैप्टर 1 है तो कंप्लीट चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर एक ही वीडियो मेरे प्यारे लाडलो इसमें आपको हम बताने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा भी आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देख लेते हैं भौतिक विज्ञान, फिर विज्ञान जो यहाँ पे उसको हम देख लेंगे। तो ये भौतिक विज्ञान बोले तो फिजिकल साइंस होता क्या है, एक्चुअली में भौतिक विज्ञान होता क्या है, या फिर जिसको बोलते हैं फिजिक्स क्या होता है, या फिर इसको फिजिकल साइंस भी कहते हैं, क्या होता है। तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उसके विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस किसको कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उसके विभिन्न स्रोतों का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान कहा जाता है, यानी कि फिजिक्स कहा जाता है। तो फिजिक्स की परिभाषा आपको सीधा बता देना है, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उसके विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब यानी कि जो चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि अगर आपको ये पेन दिखाई दे रही है, यहाँ आपको कॉपी दिखाई दे रही है, यहाँ पे पेन से लिखे हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं, जो हम लोग देख पाते हैं, देख कर जो स्टडी करते हैं, वो सभी सभी किस में आते हैं, भौतिक विज्ञान में ही आते हैं। यह चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है आपका विज्ञान। क्या आता है, विज्ञान। ये विज्ञान क्या होता है, यह विज्ञान क्या होता है, इसकी हम 3 परिभाषा आपको बताएंगे, और जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने आप नोट्स में। ठीक है ना, तो नोट्स बहुत ही प्यारा सा बनेगा प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं ये विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान जो है, विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। और जो साइंस शब्द है यह लैटिन भाषा के सीसिया या साइंटिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। याद रखिएगा, विज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति सीसिया या साइंटिया से हुई है, जिसका लैटिन भाषा है, यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा की कहाँ से हुई है, सीसिया या साइंटिया से हुई है। याद रखना, विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा की। एक ग्रीक भाषा होती है और एक होती है लैटिन भाषा, यह आपको याद रखना। ये क्या है, लैटिन भाषा है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किससे, सीसिया या साइंटिया से हुई है। और सीसिया या साइंटिया का मतलब क्या होता है, टू नो होता है। क्या होता है इंग्लिश में, टू नो, हिंदी में क्या होता है, जानना होता है, अर्थात जानना है विज्ञान कहलाता है। कुल मिला के ऐसे भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की सीसिया या साइंटिया शब्द से हुआ है। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सीसिया या साइंटिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो, अर्थात जानना होता है। जिसका अंग्रेजी मतलब टू नो, हिंदी में अर्थात क्या होता है, जानना होता है। तो यह आपको बात क्लियर हो गई होगी। विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के
सीसिया या सांटिया से हुई है, जिसका मतलब होता है टू नो अर्थात जानना होता है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विधन ज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, किससे? विधन ज्ञान से मिलकर बना हुआ है, अर्थात विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब बात समझिएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? विधन ज्ञान। विधन ज्ञान यानी दो शब्दों को जोड़ के विज्ञान बना दिए। तो अगर इसको और मतलब निकालेंगे तो वी मतलब क्या होता है? विशेष या विशिष्ट होता है। ज्ञान मतलब ज्ञान ही होता है। तो विशेष या विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशेष या विशिष्ट प्रकार के क्या कहते हैं ज्ञान को प्यारे बच्चों? विज्ञान कहा जाता है। क्लियर है? अर्थात यहाँ परिभाषा क्या है? विशेष या विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या फिर किसी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। या फिर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे प्यारे बच्चों विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहा जाता है। तो विशेष या विशिष्ट प्रकार ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या फिर किसी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अगला है मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विज्ञान कहा जाता है। ठीक है ना? अथवा में देख लीजिए, मतलब कई परिभाषा, आपको एक ही चीज की कई परिभाषा देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। एक ही चीज क्या रहेगा? कई परिभाषा आपको देंगे। अथवा में ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान बोले तो साइंस कहलाता है। ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है? पहले लाड़ लो, विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना? फिर आता है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहा जाता है। अभी भौतिक विज्ञान बताया क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उसके विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने पहले लाड़ लो आपको पहले ही बता दिया। भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस कहते हैं, या फिर इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के पिता किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। याद रखना, याद रखना। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के पिता यानी फादर ऑफ फिजिक्स इज नोन एज न्यूटन, यानी किसके नाम जानते हैं? न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो फिजिक्स के पिता न्यूटन को कहा जाता है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा। अभी साइंस में क्या था? लैटिन भाषा के सीसिया या सांटिया से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन भौतिक विज्ञान की कहाँ से हुई है? भौतिक विज्ञान यानी बोले तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फिजिया या फ्यूसिस से हुई है। फिजिया या फ्यूसिस क्या है? एक ग्रीक शब्द है। ठीक है ना? तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द भाषा की फिजिया या फ्यूसिस से हुई है। बात समझिएगा, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति क्या हुई है? ग्रीक भाषा की। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की फिजिया या फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है नेचर, बोले तो प्रकृति होता है। जिसका मतलब क्या होता है? नेचर अर्थात प्रकृति होता है। तो भौतिक विज्ञान परिभाषा क्या लिखेंगे? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा। क्या लिखेंगे? देख लीजिए, सीधा आपको लिख देना है प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा है और उनके विभिन्न स्रोत है। जैसे मान लीजिए आपका कागज है, तो यह भी एक ऊर्जा है कि नहीं? इसमें ऊर्जा नहीं तो अभी जला दीजिए आप माचिस लगा के, तो ऊर्जा निकलेगी। और स्रोत क्या है? यह कागज है, तो इसका अध्ययन करेंगे, वह क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान। पेन का अध्ययन करेंगे, क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान। मतलब जो चीज दिखाई दे रही है, दिखाई देने वाली सभी चीजों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्यारे बच्चों आएगा। ठीक है? भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के पिता किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। फिजिक्स के पिता किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? फिजिया या फ्यूसिस शब्द से। फिजिया या फ्यूसिस क्या है? एक ग्रीक भाषा है। फिजिया फ्यूसिस क्या प्यारे बच्चों? एक ग्रीक भाषा है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की फिजिया फ्यूसिस से हुई, जिसका मतलब क्या होता है? प्रकृति होता है, यानी कि नेचर होता है। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की स्मृति में न्यूटन को अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वस्तु घोषित किया गया। यानी कि महान वैज्ञानिक थे
और कौन थे? आइंस्टीन। जब आइंस्टीन मर गए तो सन 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भौतिकी वस्तु घोषित कर दिए। किसको कर दिए? न्यूटन को, क्योंकि इसके पहले कौन जिंदा थे? आइंस्टीन। अगर न्यूटन को इनके जिंदा रहने से पहले कर देते तो ये सोच के मर जाते कि हम भी तो इतने महान काम किए थे, तो हमें आखिरकार क्यों नहीं दिया गया? न्यूटन को क्यों दिया गया? इसके लिए ही प्यारे बच्चों आइंस्टीन जब मर गए तो न्यूटन को क्या घोषित कर दिया गया? भौतिकी वस्तु घोषित कर दिया गया। किस सन में? सन 2005 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2005 में आइंस्टीन की स्मृति में मर गए न्यूटन को अंतरराष्ट्रीय भौतिक वस्तु घोषित कर दिया गया। तो न्यूटन को क्या जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय भौतिकी वस्तु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न मतलब कि अगला है प्यारे बच्चों, घटनाओं की व्याख्या करने की वैज्ञानिक विधियां। जो घटनाओं की व्याख्या करने की कौन कौन सी वैज्ञानिक विधियां हैं, चलिए उसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो किसी घटना की व्याख्या करने की वैज्ञानिक विधि निम्न 4 चरणों में दी गई है। यानी कि कोई भी घटना है, अगर उसकी वैज्ञानिक विधि अध्ययन करते हैं, घटनाओं का कोई व्याख्या करते हैं, तो 4 विधियां होती। पहला होता है कि घटनाओं के क्रमवार परीक्षण। दूसरा है इन परीक्षणों पर आधारित सिद्धांत या परिकल्पनाएं प्रस्तुत करना। प्रस्तावित सिद्धांत के परिणाम तथा वास्तविक परीक्षणों की तुलना करना। और यदि आवश्यक हो तो प्रस्तावित सिद्धांत में सुधार करना। तो यह 4 क्या है? घटनाओं की व्याख्या करने की वैज्ञानिक विधियां हैं। ठीक है। तो चलिए क्या है, आपका क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 है, फिजिकल वर्ल्ड। हिंदी मीडियम वाले स्पेशल है। एक ही वीडियो में आपका पूरा मैं प्यारे बच्चों खत्म कर दूंगा विथ नोट्स के साथ। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नोट पॉइंट में लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग IERT पॉलिटेक्निक और नीट का एग्जाम देंगे, सीधी सी बात है देंगे। तो किसी भी प्राकृतिक घटना का अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण चरण सत्य पर पहुंचाने वाला परीक्षण या उसकी माप होती है। यानी कि कोई भी प्राकृतिक घटना का अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या होता है? यानी कि उसको सत्य पर पहुंचाने वाला जो होता है वो क्या होता है? परीक्षण होता है, तथा उसकी क्या होती है? माप होती है, यही होती है। अब आते हैं प्यारे बच्चों ये परीक्षण के प्रकार, कि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे? परीक्षण के प्रकार। तो परीक्षण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण। दूसरा क्या होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो परीक्षण के प्रकार, परीक्षण कितने प्रकार के लिख दीजिए कि परीक्षण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण, फिर देखेंगे व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण। ये व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण क्या होते हैं? जो परीक्षण भिन्न भिन्न परीक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होता है उसे व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। तो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण क्या कहते हैं? जो परीक्षण भिन्न भिन्न परीक्षकों के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, उसे व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण कहा जाता है। तो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण क्या होता है आपको बता देना है। क्या बताएंगे? जो परीक्षण भिन्न भिन्न परीक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होता है उसे व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है? जो परीक्षण भिन्न भिन्न परीक्षकों के लिए एक समान होता है उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। मतलब दोनों की परिभाषा एक ही है, लेकिन अलग क्या हो गया? याद रखना, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अलग क्या हो गया? व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण में ये हो गया जो परीक्षण भिन्न भिन्न परीक्षकों के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है उसे व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है? जो परीक्षण भिन्न भिन्न परीक्षकों के लिए एक समान होता है उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? नोट पॉइंट में लिखेंगे भौतिक विज्ञान वस्तुनिष्ठ परीक्षकों का विज्ञान होता है। जो भौतिक विज्ञान होता है यह किसका विज्ञान होता है? यह वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का ही आपका भौतिक विज्ञान होता है। दूसरा पॉइंट में वास्तव में भौतिक विज्ञान मूल तथा उत्तेजक विज्ञान है। वास्तव में जो भौतिक विज्ञान होता है क्या होता है? एक मूल और उत्तेजक विज्ञान है जो सभी विज्ञान की शाखाओं का आधार है। और जो सभी विज्ञान की शाखाओं का क्या होता है प्यारे बच्चों? एक आधार होता है। तो बात समझ आ रही है? वास्तव में जो भौतिक विज्ञान क्या है? यह मूल तथा एक उत्तेजक विज्ञान है जो सभी विज्ञान की शाखाओं का क्या होता है? एक प्यारे बच्चों आधार होता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट में क्या है प्यारे बच्चों? तीसरा पॉइंट में है भौतिक विज्ञान में विश्व की सभी
अजीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो भौतिक विज्ञान है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें सभी विश्व की अजीवित यानी कि जिसमें जीव नहीं है, अगर जिसमें जीवन होगा उसका अध्ययन करेंगे तो बायोलॉजी में चला जाएगा, यानी कि मरे हुए चीज़ों का। जैसे कि अगर मान लीजिए आप इसी कागज़ का अध्ययन करेंगे, इसी अगर आप कागज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो ये क्या है? भौतिक विज्ञान है। पेन का आप अध्ययन कर रहे हैं, पेन के ढक्कन का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? एक भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान में विश्व की सभी अजीवित वस्तु का अध्ययन किया जाता है जो जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक होता है। यानी कि करेंगे क्या? अजीवित वस्तु का अध्ययन, और जो जीवित यानी जिसमें जीवन है उसके लिए लाभदायक होता है। जैसे कि अगर हम लोग प्यारे बच्चों मान लीजिए मैंने पेड़ पर अध्ययन करके मैंने कागज का मतलब कि पेड़ का अध्ययन किया और कागज खोज निकाला, अब तो ये तो मृत है मान लीजिए। या फिर मान लीजिए मैंने प्लास्टिक पर अध्ययन किया और एक पेन बना डाला, तो प्लास्टिक क्या है? मृत है, पेन भी मृत है, बना डाला। अब ये किसके लिए लाभदायक है? मनुष्य के लिए। यानी कि मृत का अध्ययन किया, मृत का अध्ययन करने के बाद एक पेन बनाया, लाभदायक किसको हुआ? जीवित प्राणियों के लिए, क्योंकि आप ही तो लिखते हैं ना, तो वही है। तो भौतिक विज्ञान में विश्व की सभी अजीवित वस्तुओं का जिसमें जीवन नहीं उसका अध्ययन करेंगे, जो जीवित के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों? लाभदायक होता है। अगला है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजन। तो भौतिक में अनेक प्रकार की भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक में किसका? फिजिक्स में अगर देखिए प्यारे बच्चों तो अनेक प्रकार के भौतिकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। भौतिकी के प्रयोजन को समझने के लिए इसके विभिन्न उपविधियों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। इसके मूल रूप से दो भाग होते हैं, और इसके मुख्यतः रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला स्थूल होता है और दूसरा क्या होता है? सूक्ष्म होता है। इसके कितने भाग हैं भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजन के लिए? दो भाग हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो सबसे पहले देखेंगे प्यारे बच्चों स्थूल। सबसे पहले क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? स्थूल को देखेंगे। तो भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित हैं। अगर स्थूल के अंतर्गत देखेंगे तो भौतिक के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं जो है प्यारे बच्चों सम्मिलित है, यानी कि मिलकर बनी हुई है। और सूक्ष्म यदि देखेंगे तो सूक्ष्म भौतिकी में परमाणविक और आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं सम्मिलित है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म भौतिकी में परमाणविक, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं सम्मिलित हैं। किसमें? सूक्ष्म। स्टार पॉइंट लिखेंगे। स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जबकि सूक्ष्म परिघटनाओं के लिए क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। बात समझिएगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है कि स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। स्टार पॉइंट नीट एग्जाम में आ जाएगा। जबकि सूक्ष्म परिघटनाओं के लिए क्वांटम यांत्रिकी का क्या प्यारे बच्चों? प्रयोग किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी का ही हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगला है यहाँ पे यांत्रिकी। अब ये यांत्रिकी क्या होती है? मैकेनिक्स क्या है? तो इसमें द्रव्य, जैसे कि द्रव्य में क्या क्या आता है? ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों क्या है? द्रव्य ही हैं, के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यांत्रिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठोस, द्रव, गैस के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी द्रव्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है, यानी किस नियम पर अपना काम करती हैं। यांत्रिकी न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित होता है। और जो यांत्रिकी होता है ये किस पर आधारित होता है? तो यह दो पर आधारित होता है। मैकेनिक्स दो पर आधारित होता है, या तो न्यूटन के गति के नियम पर आधारित होगी या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम पर ही आधारित होती है। इसमें रॉकेट, नोदक, पिंडों की साम्यावस्था एवं उनकी गति का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो यांत्रिकी में रॉकेट का अध्ययन किया जाता है, नोदक, पिंडों की साम्यावस्था का अध्ययन किया जाता है एवं उनकी गति का अध्ययन हम लोग किसमें कहते हैं? यांत्रिकी में ही करते हैं। यांत्रिकी में ही किया जाता है। तो यांत्रिकी में किसका अध्ययन करते हैं? इसमें रॉकेट, नोदक, पिंडों की साम्यावस्था एवं उसकी गति का अध्ययन किया जाता है। इसी शाखा में द्रव्यमान, जड़त्व, बल, ऊर्जा, शक्ति, बल, आघूर्ण आदि का ही हम लोग अध्ययन करते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना। तो ये क्या, ये यांत्रिकी के अंतर्गत है। दूसरा आता है प्यारे बच्चों उष्मागतिकी। उष्मागतिकी ये थर्मोडायनामिक्स
थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उष्मागतिकी क्या होता है। तो इस शाखा में निकायों के ऊष्मीय संतुलन के नियमों, उष्मा प्रवाह की दिशा, उष्मा का कार्य में रूपांतरण एवं उष्मा स्थानांतरण के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप एवं एंट्रोपी आदि में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो उष्मागतिकी में प्यारे बच्चों किसका अध्ययन करते हैं, तो इस शाखा में निकायों की ऊष्मीय संतुलन के नियम और उष्मा प्रवाह की दिशा, साथ ही साथ उष्मा का कार्य में रूपांतरण एवं उष्मा स्थानांतरण के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप एवं एंट्रोपी आदि में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। उष्मा इंजन की खोज किसने की थी, तो उष्मा इंजन की खोज उष्मा के कार्य में रूपांतरण का परिणाम है। यानी कि उष्मा इंजन की जो खोज हुई थी यह किस पर हुई थी, यह उष्मा के कार्य में रूपांतरण का ही प्रयोग है, क्योंकि वह जो उष्मा इंजन होती है उष्मा के द्वारा ही क्या करती है प्यारे बच्चों, गति करती है। तीसरा यहाँ पे है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या होता है, तो इस शाखा में प्रकाश पर आधारित परिघटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन पर विचार किया जाता है। यह प्रकाशिकी क्या होता है, तो इस शाखा में प्रकाश पर आधारित परिघटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन पर विचार किया जाता है। व्यतिकरण आदि, साथ ही साथ दूरदर्शी व सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि, विभिन्न वस्तु एवं पतली फिल्मों जैसे साबुन के बुलबुले, जो साबुन के बुलबुले होते हैं, के रंगों का कारण इंद्रधनुष का बनना आदि विषयों का रोचक अध्ययन ही इसी शाखा में किया जाता है। किसमें किया जाता है, वो प्यारे बच्चों प्रकाशिकी में ही किया जाता है। तो प्रकाशिकी में किसका अध्ययन करते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, ठीक है ना, और साबुन के बुलबुले इत्यादि का अध्ययन हम लोग प्रकाशिकी में, क्योंकि प्रकाश के द्वारा ही तो बनते हैं ना। अब अगला प्यारे बच्चों पॉइंट आता है दोलन तथा तरंगे। ये दोलन और तरंगे क्या होती है, तो इस शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा विक्षोभ के संचरण आदि का अध्ययन करते हैं। बात समझिएगा। तो इस शाखा के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा विक्षोभ के संचरण आदि का अध्ययन करते हैं। इसी से हमें यह पता चलता है कि हमारी आवाज़ किस प्रकार आगे बढ़ती है एवं भाषण तथा संगीत के क्या लक्षण हैं, एवं जो भाषण होते हैं और संगीत होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं। अगला प्यारे बच्चों आता है वैद्युत गतिकी, यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, वैद्युत गतिकी क्या होता है, तो इस शाखा के अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकीय वस्तु से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि वैद्युतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो इस शाखा के अंतर्गत आवेशित एवं चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसके मूल नियम का प्रतिपादन गॉस, एम्पियर तथा फैराडे आदि ने किया। और इसका मूल नियम का प्रतिपादन किसने किया प्यारे बच्चों, तो याद रखना गॉस ने, एम्पियर ने और फैराडे ने किया था। इस नियम के संयोग को मैक्सवेल ने 4 समीकरणों के रूप में दिया था, और इस नियम के संयोग को मैक्सवेल ने कितने दिया था, 4 समीकरणों के रूप में दिया था। अब कौन कौन से समीकरण थे, हमें उसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है चुंबकीय तरंगों के संचरण की व्याख्या, दूसरा है धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति, और तीसरा है विद्युत धारा की उत्पत्ति, चौथा है आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण आदि का अध्ययन वैद्युत गतिकी में किया जाता है। इत्यादि जितने का भी अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, वैद्युत गतिकी में ही प्यारे बच्चों करते हैं। क्लियर है इतना, फटाक से कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करते हुए चलेंगे। अब है प्यारे बच्चों प्रकृति के मूल बल, यानी कि प्रकृति के मूल बल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों देखेंगे इसमें कि बल की परिभाषा, ये बल होता क्या है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसे बल कहते हैं। तो बल होता क्या है, तो आपको सीधा बता देना है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि एक गेंद को फेंकने के लिए, गतिमान गेंद को रोकने के लिए तथा स्प्रिंग को खींचने अथवा दबाने के लिए बल आवश्यक है। बल हम लोग कहाँ देखेंगे, बल अगर आप गेंद को फेंकते हैं, कभी गेंदा खेले नहीं, बैट बल्ला खेले हैं,
वहां प्यारे बच्चों होता है। और गतिमान गेंद को रोकने के लिए अगर गेंद चल रही है तो जाते हैं कैप्टन साहब उसको रोकते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग आप देखें, स्प्रिंग को खींचना और छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, ऐसे 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 देखिए, जैसे हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लगी हुई, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई, देखिए खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, देखिए दब रही है ना, खींचना छोड़ना। अब इसको अगर हम लोग खींच रहे हैं तो क्या लग रहा है, बल लग रहा है। देखिए ये स्प्रिंग है कि नहीं, यहाँ पे लग रही है ना, यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग है। तो प्यारे बच्चों यही क्या है, ये आपका बल का ही है, बल का ही क्या एक उदाहरण है। तो इसके लिए बल के लिए, दबाने के लिए बल आवश्यक है। गेंद को फेंकने की घटना में बल गति प्रदान करता है। गतिमान गेंद को रोकने की घटना में भी बल गति रोकता है। और स्प्रिंग खींचने अथवा दबाने घटना में भी बल स्प्रिंग के विन्यास में विरूपण प्रदान करता है। बल की सही अभिधारणा न्यूटन के विख्यात गति के नियमों में ही दी जाती है। और यह सभी नियम किस में आएंगे, न्यूटन के गति के नियम में ही आएंगे। अब प्रकृति में मूल बल के प्रकार, यानी प्रकृति में मूल बल कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो प्रकृति में विद्यमान है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि प्रकृति में कुल 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है क्षीण नाभिकीय बल। तो प्रकृति में कितने बल हैं, तो 4 प्रकार के बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। ये प्यारे बच्चों बल के क्या हैं, प्रकार हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोग प्रकार देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम लोग गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल भी प्यारे बच्चों कहा जाता है। तो प्रकृति में गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है। प्रकृति में जो गुरुत्वीय बल होता है क्या होता है, एक आकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल कब उत्पन्न होता है, तो दो पिंडों के बीच जब उनके द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होते हैं, उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होते हैं। यह एक सार्वत्रिक बल है तथा विश्व के किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करता है। और विश्व का कोई भी दो पिंड हो, कोई दो पिंड है, अगर आप है, पृथ्वी है, तब भी गुरुत्वाकर्षण बल, ये कागज है, ये पिन है, तब भी गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है इसमें। पृथ्वी के अधिक द्रव्यमान के कारण पृथ्वी पर स्थित सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। और गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में न्यूटन ने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था, वो दिया था F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। यानी उन्होंने बोला था कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह क्या प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम था, ठीक है ना। यह बल वस्तुओं के बीच माध्यमों पर निर्भर नहीं करता। यह कभी वस्तुओं के बीच माध्यम, चाहे पानी माध्यम हो, चाहे वायु माध्यम हो, चाहे जो भी माध्यम हो, यह माध्यमों कभी भी निर्भर नहीं करता है, यह याद रखना। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला क्षीण बल है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है कहाँ पाया जाता है, यह प्रकृति में पाया जाने वाला क्षीण बल है। परंतु जब वस्तुओं के द्रव्यमान काफी अधिक होते हैं तो यह बल अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। इसी बल के कारण ग्रह सूर्य के परितः प्राकृतिक तथा कृत्रिम उपग्रह ग्रह के परितः घूमते रहते हैं तथा वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं में से जैसे तारों तथा आकाशगंगाओं की उत्पत्ति में गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव ही महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है। अगला प्यारे बच्चों आता है दूसरा आपका विद्युत चुम्बकीय बल। तो किसी चुम्बकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। कोई विद्युत चुम्बकीय बल क्या होता है, यह आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है विद्युत चुम्बकीय बल कहते हैं। यदि आवेश एक निश्चित दूरी पर विरामावस्था में है तो उनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। और इस बल का अध्ययन कूलाम में किया जाता है, अर्थात F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर प्लस माइनस है तो आकर्षण बल होगा, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत में क्या होता है, आकर्षण होता है। तीसरा है नाभिकीय बल। क्या है प्यारे बच्चों, नाभिकीय बल। तो नाभिक में
प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल नाभिकीय प्रबल बल कहलाता है। तो नाभिकीय प्रबल बल क्या होता है? ये प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधे रखने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाते हैं। यानी नाभिक होता है, इसमें क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इनको बांधे रखना क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा ही होता है। स्पष्टतः बिना किसी प्रबल आकर्षण बल के प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण नाभिकीय अस्थायी रहेगा। यदि आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता, क्योंकि कभी आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत क्षीण बल होता है, यानी कि इसको तोड़ा जा सकता है, जो विद्युत बल की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण देखिए, इसके बीच भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, लेकिन महसूस होता है आपको? बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन विद्युत बल बहुत ही होता है प्यारे बच्चों। विद्युत बल आप विद्युत को पकड़ ले लीजिए, तो आपको पकड़ता है कि नहीं? हाँ, दो चुंबक ले लीजिए, बस उसी का क्या है? यह उदाहरण ही है। अगला है प्यारे बच्चों क्षीण नाभिकीय बल। ये क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है? ये क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है? तो कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीच के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। बीटा क्षय में एक रेडियो एक्टिव नाभिक एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉनों उत्सर्जित करता है। ठीक है, बात समझिए। यहाँ पे क्षीण नाभिकीय बल क्या है? कुछ नाभिकीय घटना जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच आकर्षित करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल होता है। और बीटा क्षय में रेडियो एक्टिव नाभिकीय एक इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉनों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। एंटी न्यूट्रॉनों द्रव्यमानहीन तथा आवेशहीन कण है तथा ऊर्जा एवं संवेग संरक्षण के नियमों को लागू होने में सहायक है। क्षीण नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल को प्रबल है, जबकि वैद्युत चुंबकीय बलों तथा नाभिकीय बलों से क्षीण है। प्रबल नाभिकीय बलों की भांति क्षीण नाभिकीय बल लघु परास बल है। यह नाभिकीय आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाता है। ठीक है ना। मूल बल किसी विशेष अभिलाक्षणिक कण के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। वैद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच फोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है, और प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच मेसॉनों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है ना, भौतिक जगत, वह आपका प्यारे बच्चों एक ही वीडियो मैंने समाप्त कर दिया है। इसका पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम पर पीडीएफ और नोट्स कैसे मिलेगा? हमारे चैनल यस-के-एम स्टडी को सब्सक्राइब करना होगा फ्री में, वहाँ पे पीडीएफ इसका मैं सेंड कर दे रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल यस-के-एम स्टडी पर मिलेंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल स्टूडेंट।